मांगा के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बंदे के पेट में तलवार घुसी पड़ी है और उसके पूरे शरीर से खून निकले जा रहा है। सिस्टम भी उसको चेतावनी दिए जा रही है। इसी के साथ दिखाया जाता है कि इसके सारे के सारे साथी मारे जा चुके हैं और इन सभी को मारने वाला और कोई नहीं, इसका बेस्ट फ्रेंड येलो बालों वाला बंदा होता है। और ये बंदा काफी ज्यादा खुश हो जा रहा था, लेकिन तभी हमारा हीरो भी उससे बदला लेने के लिए अपनी पूरी की पूरी पावर लगा के एक अटैक को उसके ऊपर कर देता है, जो अटैक देखकर उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती है। और इसी के साथ हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि अब मारा जा चुका है। फिर वो अपने आप को वॉइड के अंदर पाता है और वो मनी मन सोचता है कि उसने कैसे कियोजो जैसे बंदे पर विश्वास कर बैठा। हालांकि उसका लास्ट हिट कियोजो को लग चुका है, वो श्योर था कि उसने कियोजो को मार दिया है। तो वो अपने आप को वॉइड के अंदर पाकर सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या अब से बस यही उसकी जिंदगी होगी। मगर धीरे धीरे कर उसको बहुत ही बदबू महसूस होती है। लेकिन तभी वो अपने ही दोहराए हुए लाइन पर गौर करता है तो वो कहता है कि आखिर ये कैसी स्मेल है। तो उसको हैरानी होती है कि वो अब तक बदबू को सूंघ कैसे सकता है। तो अगले ही पल वो रिग्रेस्ट होकर कचड़े के डब्बे से निकलता है और स्टैट विंडो खोल के देखता है वो होसोई सुबारू नाम के बंदे की बॉडी में आ चुका है और इसके रियल बॉडी का नाम भी सुबोई ही था। इस बॉडी के स्टैट्स को देखकर बोलता है ये कितना ज्यादा घटिया है। और तभी उसके दिमाग में कुछ करंट सा लगता है और उसको पता चलता है कि उसकी रियल बॉडी को मरे हुए 20 साल बीत चुके हैं और कोई भी अभी तक उसको सरपास नहीं कर पाया है। और सारी की सारी दुनिया नेक्स्ट रैंकर और टैलेंटेड बंदे का वेट कर रही है जो उसको सरपास कर सके। तभी चौंक कर जब वो कचरे के डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है और गिरते के साथ ही वो अपने सामने एक प्लेयर टैब को देखता है। प्लेयर टैब को उठाते के साथ ही वो दोबारा से ब्लू आइस गिल्ड के बारे में सर्च करता है जो कि उसी की पुरानी टीम थी। लेकिन वो ऑनलाइन उसके टीम के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाता। लेकिन उसको ये जरूर पता चल जाता है कि अब तक ब्लू आइस नाम की एक गिल्ड है और जो उसका गिल्ड मास्टर है वो कियोजो है और जो कि अभी तक जिंदा है और उसकी आंख पर एक मास्क सा लगा हुआ है। इसको देखकर हमें पता चलता है कि लास्ट अटैक हमारे हीरो का जिससे वो अभी तक मारा नहीं गया। इसके बाद हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहाँ पर हमारा हीरो और कियोजो बैठे हुए थे। कियोजो एक दिन सुबारू से कहता है कि वो ब्लू आइस को छोड़ना चाहता है। वो रीजन तो सुबारू को बताता नहीं है लेकिन कहता है कि इवेंचुअली उसको रीजन पता चल जाएगा, बस वो बाकी लोगों को फेस नहीं कर सकता। तो सुबारू सभी लोगों को बताए कि ब्लू आइस का अब कियोजो के साथ कोई लेना देना नहीं है। मगर खैर एक दोस्त होने के नाते कियोजो उससे कहता है कि जब भी वो वापस लौट कर आएगा तो वो अपना एक गिल्ड बनाएगा, वो भी एक ब्लू जोन नाम से। कुछ टाइम बाद ब्लू जोन नाम की गिल्ड बन भी गई और कियोजो जब वापस आया तो उसने सुबारू को मार डाला, वो भी दोस्ती का इस्तेमाल करके। अब जो प्रेजेंट वाला सुबारू होता है तो जब उसे पता चलता है कि 20 सालों तक अब तक ब्लू जोन जो कि कियोजो का गिल्ड है वो अब तक फ्लोर 9 पर है तो उसको बड़ा दुख हुआ कि अब तक उसको मारने के बावजूद भी 20 सालों तक अब तक वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। और डिटेल में रिसर्च करने पर उसको मालूम हुआ कि उसका एक मेमोरियल हॉल भी बना हुआ है। अगले सीन में जब वो अपने मेमोरियल हॉल पर जाता है तो वो बहुत ज्यादा ही फैंसी था। अंदर गया तो उसने देखा कि उसकी मेमोरी से रिलेटेड हर एक चीज वहाँ पर पड़ी हुई है। अब अगर वो इस बारे में सोचे तो अब ये कौन कर सकता है, जब ब्लू आइस गिल्ड ही नहीं रही तो ये किसने किया होगा। अभी ये सारी बातें उसको कंफ्यूज कर ही रही होती हैं, तभी एक होलोग्राफ की आवाज उसको सुनाई देती है जो कि सुबारू का बढ़ा चढ़ाकर स्पीच दिए जा रहा था। होलोग्राफिक स्क्रीन की ये आवाज सुनकर कियोजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि वो कहता है कि ब्लू आइस नहीं रही तो क्या हुआ, ब्लू जोन है ना, लेकिन मरा हुआ हम तभी ब्लू आइस को डिक्लेयर करेंगे जब हम उसको भूल जाएंगे। तो ये हॉल उसको ना भूल जाने की वजह से कियोजो ने इसको बनवाया है, जो कि देखकर सुबारू को बहुत ज्यादा ही इंटेंसली गुस्सा आया और उसका खून उबले जा रहा था। और वो होलोग्राफिक कियोजो की तरफ देखते हुए गुस्से में सोचता है कि वो ब्लू आइस को दोबारा लेकर वापस आएगा और जो स्टोरी जो लेगेसी उसने बनाई है उसे दोबारा से दोहराएगा और ब्लू जोन को वो मिट्टी में मिला देगा। कियोजो बस वेट करे। अब जबकि सुबारू ने ये ठान लिया है तो वो ब्लू जोन और कियोजो को पूरी तरीके से मिट्टी में मिला देगा। तो अब ये सोचने की बात है कि वो पहला स्टेप क्या ले। अभी वो उसके बारे में सोच ही रहा था तो एक छोटा सा बच्चा आकर उसके साथ टकरा जाता है और वो गिर जाता है। जब सुबारू उसको उठाकर पूछता है कि क्या वो ठीक है तो उसको बहुत ज्यादा हैरानी होती है क्योंकि उस छोटे बच्चे ने सुबारू का मास्क पहना हुआ था। उसी बीच उस बच्चे के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और उसके मदर और जो फादर होते हैं वो दोनों सुबारू से माफी मांगते हैं कि उसके बच्चे की वजह से सुबारू को चोट तो नहीं लग गई। तो सुबारू भी ज्यादा नाटक नहीं करता और बोलता है कि ये एक लाइट बम्प था इसलिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। लेकिन तभी सुबारू नोटिस करता है कि उसके बच्चे की तरह उन दोनों ने भी सुबारू का मास्क पहना हुआ था। ये चीज सुबारू को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी
कि क्या ये चीज इन दोनों ने भी पहना है। और जब वो आस पास देखता है तो वो अपनी आंखों को मलने लगता है कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि जितने भी आसपास लोग थे तो उन्होंने भी सुबारू का मास्क पहना हुआ था। और सुबारू इस मंजर को देखकर मन ही मन सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। वेल, इस सीन को समझने के लिए जब सीन पास्ट में गया, जब कियोजो सुबारू को मार रहा था, तो जाने से पहले कियोजो ने सुबारू से ये जरूर कहा था कि लटके हुए मुंह से उसको कुछ भी नहीं मिलेगा और वो एक विन इन विन सिचुएशन में है। अगर वो मारा भी जाएगा तो वो कुछ मेजोरिटी लोगों के लिए हीरो ही रहेगा, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो वो यही लोग हैं जिसके बारे में कियोजो बात कर रहा था। प्रेजेंट का सुबारू कियोजो की अब बात को समझ लेता है कि आखिर वो उस वक्त क्या कहना चाहता था, मगर ये सब कुछ करने के पीछे उसके इंटेंशन क्या है, तो ये सुबारू को अब पता लगाना होगा। तभी प्रेजेंट का सुबारू पास्ट सुबारू के पिक्चर के सामने आ जाता है, और वो अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग उसके पिक्चर के सामने खड़े हुए थे। तो किसी ने फूल रखे हुए थे, तो किसी ने कैंडल रखा हुआ था। तो जितना वो अभी के लिए सोच सकता है, तो प्रेजेंट का सुबारू कियोजो के इंटेंशन को लेकर एक बात हमको समझाता है। शायद वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो हमेशा के लिए मुझे याद रखकर वो जितनी भी अचीवमेंट ब्लू आइस ने खुद अकेले अचीव करी है, तो वो उनको अपने नाम कर ले। लोग उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगेंगे कि वो एक ऐसे हीरो की अब तक याद दिलाने की प्रयास कर रहा है जो कि वाकई में एक लेजेंड था। इसी बीच सुबारू फूलों के बीच में एक फूल को नोटिस करता है जो कि चमक रहा था। उसकी आंखों से पता चलता है कि कुछ ना कुछ उस फूल के साथ रिश्ता नाता है। वो क्राउड को चीरता हुआ अंदर की तरफ भागता है। लोग डिस्टर्ब तो होते हैं, लेकिन उसके एक्शन को देखकर वो पूछने लगते हैं कि आखिर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो वो उस मेमोरियल के सामने बैठकर उन फूलों में से उसी फूल को उठाता है, और उस फूल को उठाकर उसको अपने पुरानी टीम के एक मेंबर की याद आती है जिसका नाम आसागिरी शिवो होता है। आसागिरी वो बंदा है जो आइस का इस्तेमाल करता है। तो ये फूल आइस से बना हुआ था, और प्रेजेंट के सुबारू को इस फूल कर उठाकर विश्वास नहीं हो रहा था कि सीयू अब तक जिंदा है। और सीयू वाकई में जिंदा होता है, क्योंकि जब सीन सीयू के ऊपर जाता है तो वो एक बिल्डिंग के टॉप पर ब्लू आइस के एक दूसरे मेंबर के साथ खड़ा हुआ था। सीयू कहता है कि ये बहुत बड़ी लक की बात है कि उन्होंने कियोजो से छिपकर एक और साल सरवाइव किया है। लेकिन उसकी टीम मेंबर, वैसे तो उसका नाम मुझे अभी नहीं पता क्योंकि इन चैप्टर्स में इनका नाम अभी रिवील ही नहीं किया, तो वो सीयू से कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही रिलैक्स दिख रहा है, क्योंकि अगर उसको याद ना हो तो वो उसको याद दिलाती है कि कुछ ही दिन पहले वो ब्लू जोन के रेडार में आ जाते और वो पकड़े जाते, तो वो आखिरकार इतना रिलैक्स्ड क्यों है। फिर वो सीयू से कहती है कि आखिर हर साल उसको इस तरीके की खतरा लेने की क्या जरूरत, वो भी एक मेमोरियल पर जाने के लिए। फिर वो कहती है कि क्या हम एक ही समय पर बहुत सारे फूलों को उसी जगह पर रखकर नहीं आ सकते क्या, ताकि वो सुकून और आराम की जिंदगी गुजारे। तो सीयू खुद को रिवील करता हुआ कहता है कि तुम्हें क्या पता, क्योंकि उसका दिल हर बार कहता है कि कहीं ना कहीं सुबारू उसके फूल को जरूर नोटिस करेगा, क्योंकि वो उसका फेवरेट फूल जो था। अब वो लड़की सीयू से पूछती है कि क्या अब भी उसे लगता है कि वो अब भी जिंदा है। तो सीयू कहता है कि आज तक 20 सालों में उसने उसकी बॉडी आज तक नहीं देखी। तो इसकी उसी हंच की वजह से वो लड़की बिल्कुल भी खतरा मोड़ लेना नहीं चाहती, क्योंकि कियोजो हालांकि 20 साल हो चुके हैं लेकिन उनको ढूंढना नहीं छोड़ा, और वो वक्त दूर नहीं है कि सुबारू को ढूंढते ढूंढते वो कियोजो के हाथ लग जाएंगे। उनका सुबारू को ढूंढने से पहले वो कियोजो के हाथ में होंगे, जो कि वो लड़की तो बिल्कुल भी नहीं चाहती। लेकिन उसके एक्सप्रेशन को देखकर लड़की फ्रस्ट्रेट होकर बोली कि तुम कभी भी नहीं सुधरोगे, चलो मैं तुम्हें एक रियलिटी चेक देती हूँ। अगर सुबारू जिंदा होता तो उन सबको 20 सालों तक वेट क्यों कराता, 20 सालों तक उसने अभी तक कोई हिंट क्यों नहीं छोड़ा है। तो सीयू कहता है कि शायद हो सकता है कि वो भी हमारी तरह कियोजो से छिप रहा हो। जिसके बाद शाम का वक्त होता है और हम सुबारू को हाफते हुए देखते हैं। उसको बहुत ज्यादा पसीना आया था, क्योंकि वो भागते भागते एक पुरानी जगह पर आता है और अपने मन ही मन अब तक उससे सीयू के जिंदा रहने की सोच चल रही थी, और वो बार बार दोहराता है कि क्या सच में वो जिंदा है। सीयू जिंदा तो होगा क्योंकि उसने ये फूल छोड़ा है। अगले ही सीन में हम सुबारू यानी कि प्रेजेंट के सुबारू के रूम पर चलते हैं। उसके रूम पर आने के बाद पास्ट का सुबारू बोलता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा ही करीब है, इसके पेरेंट्स का कुछ भी अता पता नहीं है, और ये एक ऐसे मकान में रहता है, सिर्फ छत है, खाने को कुछ नहीं, पीने का पानी नहीं, इसलिए ये बंदा कचड़े के डिब्बे में था। मगर इसके अलावा भी जो प्लेयर टैब था तो उसमें ब्लू आइस के बारे में उसने वो सब कुछ पता लगाया जो कि अब तक इन 20 सालों में हुआ है। ब्लू आइस के मेंबर के बारे में भी उसने सर्च करा, मगर जो
जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक पर आता था वो सिर्फ ब्लू जोन के लोग और कियोजो ही था। मगर खैर वो फूल को देखकर वो 50% श्योर तो है कि उसकी टीम अभी तक जिंदा होगी, जिसमें से श्योरली सीयू तो जिंदा ही है। बाद में वो अपना सिर पकड़ के सोचता है कि 20 सालों तक वो सब लोग जिंदा थे और बस छिपते हुए ही आ रहे हैं। ये चीज सुबारू को बहुत ज्यादा निराश करती है, मगर उनके छिपने का रीजन भी वैलिड है, क्योंकि रीजन कियोजो ही था। वो कभी भी उन लोगों को पब्लिकली सामने नहीं आने देगा जो कि सच के बारे में जानते हैं और उसको एक्सपोज कर सकते हैं। तो उनका पब्लिकली ना आना इस बात का अंदेशा देता है कि कियोजो उन सभी को अब तक ही ढूंढ रहा है। अगर सुबारू लास्ट टाइम के बारे में सोचे तो उसे ये तो नहीं पता कि बस उस झोंके से सीयू ही जिंदा है, मगर सीयू अब तक सर्वाइव किया है तो इसका मतलब बाकी लोग भी जिंदा ही होंगे। बस उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन सुबारू के पास नहीं है। लेकिन अभी के लिए वो बिल्कुल भी बेवकूफी तो नहीं करेगा। अपने टीम मेंबर का जिंदा होना ही बहुत बड़ी बात है। बस वो उनको अभी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं ढूंढेगा, क्योंकि इस बॉडी में अपने ओल्ड टीममेट को रीच आउट करना ऐसा है जैसे कि एक सुसाइड करना। उसका कवर बहुत ही जल्दी एक्सपोज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस बॉडी में पावर बिल्कुल भी नहीं है, तो वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पाएगा। हर एक स्टेप सोच समझ के लेना होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और अब सबसे इम्पोर्टेंट काम है अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ को वापस लाना। और इस होसोई सुबारू के बॉडी में होकर इसकी मेमोरी से पता चली है कि 2 दिन के अंदर अंदर प्लेयर क्वालिफिकेशन टेस्ट होगा। बस उस टेस्ट में सुबारू इस उम्मीद को लेकर जाएगा कि अगर उसके टीम मेंबर जिंदा होंगे तो वहां पर वो जरूर आएंगे और इवेंचुअली उसके टीम मेंबर से प्रेजेंट के सुबारू मुलाकात होगी। इसके बाद क्वालिफिकेशन टेस्ट का सीन दिखाया जाता है। हॉल में टेस्ट डायरेक्टर जो था वो हियोजो था, और जिस बंदे का उन्होंने अभी अभी टेस्ट लिया है तो उसने बस 2 गॉगलिन को मार कर ही उसकी हवा टाइट हो गई है। हियोगो बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंट हुआ आज की जनरेशन पर, और वो बंदा 2 गॉगलिन्स की डेड बॉडी को देखकर ऐसे हाफता है जैसे कि पूरे झुंड को उसने हराया है। हियोगो उस बंदे से कहता है, तुम मरते मरते बचे हो, तो अब बताओ मैं क्या करूं? मैं तुम्हारे प्लेयर होने की क्वालिफिकेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता, तो क्या तुम नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहोगे? वो बंदा हियोगो की बात सुनकर बोलता है, और भी है क्या? तभी उसके सामने एक मैसेज आता है और उसमें बताया जाता है कि अगर वो नेक्स्ट स्टेप को एक्सेप्ट करेगा तो एक और ज़ॉम्बी स्पॉन होगा, और वो ये जब तक कर सकता है जब तक कि इसमें हिम्मत हो। मतलब कि नेक्स्ट स्टेज के साथ एक एक ज़ॉम्बी स्पॉन होता जाएगा। जिसको सुनकर वो बंदा बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, अभी अभी तो मैं मरते मरते बचा हूँ इन 2 गॉगलिन से लड़ते हुए। वो पागल नहीं है जो दूसरा टेस्ट भी एक्सेप्ट करेगा। तो हियोगो बोलता है कि अब क्या करना है तुम्हारा बच्चे, चलो यहाँ से दफा हो जाओ। और गायब होते हुए वो बंदा बोलता है कि सर टेस्ट तो टेस्ट होता है ना, मैंने पास तो कर दिया। लेकिन हियोगो उसकी एक बात भी नहीं सुनता और निराश होके बोलता है कि बस आज की जनरेशन तो काफी ज्यादा खराब है। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि इस जनरेशन में इतने बेकार प्लेयर देखने को मिलेंगे जिनको बस एक प्लेयर बनना है। बस एक आज की जनरेशन में सिर्फ एक बंदा उसे पसंद आया है, तो वो आइजक है, जो कि रेनहार्ट का बेटा है, जिसने लगभग 20 स्टेजेस को पार कर दिया था। मतलब कि उसने अकेले 20 गॉगलिन्स का मुकाबला किया है और उसमें वो जीत भी चुका था। हियोगो को एक तरफा रिलीफ भी फील होता है कि आज का टेस्ट तो बड़ा ही आसान है, कुछ ढंग का मिल ही नहीं रहा और बस जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहा है। और अगली बारी हमारे मेन कैरेक्टर सुबारू की होती है। सुबारू सामने से आता है और हियोगो उसके नाम को देखकर कहता है कि बच्चे, तुम्हारा जो ये नाम है ये बड़ा ही कमाल का नाम है, तुम्हें अच्छे से पता ही होगा। होपफुली जो ये नाम तुम्हें दिया गया है तो उतना तो तुम में दम होना ही चाहिए। मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहता, ठीक है? और अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो अब वो टेस्ट को शुरू करेगा। और जैसे ही सिस्टम मैसेज देता है कि 2 गॉगलिन्स आ चुके हैं, तो सुबारू हियोगो के करीब से इतनी तेजी से निकलता है कि वो बिल्कुल भी नोटिस ही नहीं कर और वो 2 गॉगलिन्स के सर को धड़ से अलग कर देता है। हियोगो के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो कहता है कि ये क्या था। और अब हमें सुबारू से पता चलता है कि 2 दिनों से लगातार इस बॉडी को ट्रेन करते हुए इस ट्यूटोरियल में आया है। बस इस बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन इसकी जो एबिलिटी है तो पास्ट का सुबारू उसको ठीक तरीके से यूज नहीं कर पाया। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि क्या वो नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहता है, तो सुबारू कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। बस वो टाइम को वेस्ट ना करे और बस लगातार गॉगलिन्स को भेजता ही रहे। और अगले पल हियोगो का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि पूरा एरिना गॉगलिन्स की लाशों से भरा पड़ा था और वो फाइनल लेवल तक पहुंच चुका था। हियोगो को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी, क्योंकि वो जिस तरीके की स्वॉर्डमैनशिप दिखा रहा है, तो ना सिर्फ बस उसकी स्वॉर्डमैनशिप बल्कि उसके एनिमीज के नेक्स्ट स्टेप को प्रिडिक्ट कर लेता है, और वो भी 3 स्टेप आगे। और अगर उसकी स्वॉर्डमैनशिप की बात की जाए तो वो जैसे कि नेक्स्ट लेवल पर हो। ऐसा लगता है जैसे कि बस सुबारू दोबारा जिंदा हो गया हो और अपने कर्तव्य दिखा रहा है। और लास्ट स्टेप के गॉगलिन को हराने के बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि क्या वो बॉस के साथ लड़ना चाहता है, तो प्रेजेंट का
सुबारू कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो एक बार ट्राई करते हैं, और एकदम से ही बॉस उस एरिना में आ जाता है। पीछे से ह्यूगो प्रेजेंट के सुबारू से कहता है कि पता है तुम्हारा नाम कमाल का है और तुम भी कमाल के हो, लेकिन तुम अभी तक एक प्लेयर नहीं बने हो तो तुम एक बॉस को नहीं हरा सकते हो, वो एक अलग ही लीग पर होता है। तभी ह्यूगो कहता है कि वो एक कमाल का प्लेयर है तो वो अपनी वाट खुद क्यों लगवाना चाहता है, मगर देर हो चुकी थी और बॉस सुबारू के सामने खड़ा होता है जो कि एक ऑर्क होता है और उसके हाथ में एक बड़ा एक्स होता है, और उस ऑर्क के सामने सुबारू बिल्कुल एक चींटी की तरह नजर आ रहा था। ये मंजर देखकर कि ये कितना ज्यादा डेविस्टेटिंग हो सकता है, तो ह्यूगो लास्ट टाइम सुबारू से बोला कि अब भी तुम्हारे पास वक्त है, गॉब्लिन किंग को हराना एक रेकलेस रेस है जिससे तुम अपनी जान भी खो सकते हो। और उस टकले की बात सेंस भी बना रही थी क्योंकि सुबारू कुछ ज्यादा ही घमंड में आ रहा था। वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बस प्योर स्किल गॉब्लिन किंग को हराने में मदद नहीं कर सकती क्योंकि उन दोनों के बीच जो स्टैट्स का गैप है वो बहुत ज्यादा है। अब इन बातों को सुबारू भी रियलाइज करने लगा था। वो अच्छी तरीके से जानता है कि उसके स्टैट्स कितने ज्यादा लो है, इतने ज्यादा लो कि वो गॉब्लिन किंग के बॉडी पर स्क्रैच भी नहीं ला सकता, लेकिन फिर भी वो ट्राई करना चाहता है और इनकार करता है कि वो हार नहीं मानेगा। ये कहता हुआ वो अपनी स्वॉर्ड को नीचे गिरा देता है। ह्यूगो तो पीछे की तरफ से पागल हुए जा रहा था। उसकी बात का कुछ अलग ही मतलब ह्यूगो ने निकाल लिया था कि बात से उसके तो तोते ही उड़ गए। इसका मतलब था कि रिट्रीव करना, ना कि अपने स्वॉर्ड को जमीन पर गिराने का। क्या डर से वो सीधा स्ट्रेट सोच नहीं पा रहा क्या? तो अब जाके उसको समझ आया कि जब सुबारू अरीना में आया तो उसको कुछ फीलिंग अनसेटलिंग लग रही थी। उसने सोचा कि सुबारू कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड प्लेयर निकलेगा, लेकिन वो अनसेटलिंग फीलिंग जो थी वो इसकी बेवकूफी को लेकर थी कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है। और अगले ही पल फाइट स्टार्ट हो जाती है। गॉब्लिन किंग सुबारू पर हमला करने के लिए आ जाता है। पहली बार में तो सुबारू रिएक्ट नहीं करता, मगर उसके पीछे भी एक बड़ा रीजन होता है क्योंकि वो एक पॉइजनस नीडल को उसके थाई पर देकर मारता है, जिससे गॉब्लिन किंग रुक जाता है और घबराने लगता है। घबराहट की वजह ये थी कि सुबारू क्या कर रहा है, वो कंफ्यूज था। और जब वो सुबारू को देखता है कि वो उसके छोटे गॉब्लिन के वेपन का पॉइजनस नीडल का यूज कर रहा है, वो भी उसके खिलाफ, तो वो बहुत ज्यादा ही सरप्राइज हुआ। सुबारू मुस्कुराता हुआ बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा शॉक क्यों हो गए? और बाद में वो उस गॉब्लिन किंग के साथ एक बेट लगाता है कि ये बताओ सबसे पहले क्या होगा, क्या मैं तुम्हें सबसे पहले जमीन पर गिराऊंगा या फिर तुम सबसे पहले मेरा कचुम्बर बना दोगे जब तक मैं तुमको डिफीट करता हूँ। ये कहता हुआ सुबारू सीधा दो निडल सीधा गॉब्लिन किंग के आंखों पर मारता है, जिससे उस गॉब्लिन किंग की चीखें निकल जाती है। वो जोर से चिल्लाया, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा था, इतना कि उसका बैलेंस भी बिगड़ने लगा। हालांकि गॉब्लिन किंग को कुछ नजर नहीं आ रहा था, मगर फिर भी वो अपने बड़े से एक्स से सामने की तरफ वार करता है जहाँ पर उसने सुबारू को लास्ट टाइम देखा था। सुबारू उसके अटैक से बच तो जाता है, मगर उसको ये बात तो समझ आ गया कि अब भी वो उससे बहुत ज्यादा ताकतवर और खतरनाक है, इसलिए वो उसके और गॉब्लिन किंग के बीच में डिस्टेंस को क्रिएट करेगा जब तक कि वो उसकी बॉडी को पॉइजनस नीडल से भर ना दे। और इतनी कमाल की स्किल अब वो बताता है कि उसने ये स्किल कहाँ से सीखी और किसने सिखाई। हम पास्ट में देखते हैं कि ओरिजिनल सुबारू पास्ट में पेड़ के ऊपर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा था, जैसे निंजा वगैरह निंजा स्टार फेंकते हैं, वो भी अपना निशाना पक्का करने के लिए। लेकिन सुबारू को एक दिक्कत हो रही थी, उसका निशाना पक्का तो नहीं था, लेकिन उसके फेंकने की फोर्स बहुत ज्यादा थी। अगर वो निशाने को पक्का कर लेता है तो सुबारू लॉन्ग डिस्टेंस में भी बहुत खतरनाक अपोनेंट बन सकता है। अब बारी आती है सुबारू को निशाना लगाना किसने सिखाया, तो वो और कोई नहीं रेना थी। रेना सुबारू को देखकर बोलती है कि तुम इतने स्ट्रांग हो, लेकिन निशाना लगाना तुम्हारे बस की बात नहीं, मगर खैर मैं तुमको सिखाती हूँ। सबसे पहले वो निशाना लगाने का फंडामेंटल बताती है। ये मैटर नहीं करता कि तुम क्या होल्ड करते हो, मतलब कि तुमने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है जिससे तुम निशाना लगाने वाले हो, क्योंकि अगर तुम फेंकने की तकनीक को सीख लेते हो और ऑब्जेक्ट डिस्क को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझ लेते हो, तो चाहे वो ऑब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना हो, मगर वो एक थ्रोइंग नाइफ बन जाती है, जो कि वो समझाते हुए एक पेन को फेंकती है और वो सीधा जाके निशाने पर लगती है, ना कि बस लगी, बल्कि वो उस निशाना लगाने वाले बोर्ड को ही तोड़ देती है। और जब सीन प्रेजेंट में आता है तो अब गॉब्लिन किंग के गर्दन पर भी हम उस पॉइजनस डार्ट को देखते हैं और उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून भी निकल रहा था। और अब जब हमें उसकी पूरी बॉडी दिखाई जाती है तो उसकी पूरी बॉडी पॉइजनस नीडल से भर चुकी थी, जैसा कि सुबारू ने कहा था। वो बेचारा देख भी नहीं पा रहा था और ऊपर से इतने ज्यादा उसके बॉडी में नीडल्स होने की वजह से वो बहुत ज्यादा दर्द को भी फील कर पा रहा था। दूर से ही सुबारू उससे बात करते हुए बोलता है कि भले ही तुम क्यों ना इतने ज्यादा बड़े और मस्कुलर हो, लेकिन हर एक चीज की कोई ना कोई वीकनेस होती है, और जैसा कि तुम्हारी वीकनेस लॉन्ग डिस्टेंस है और तुमको मैंने अंधा कर दिया है। वो रेना से भी थैंक्स कहता है, वो भी इस तरह डिस्टेंस क्रिएट करना और इतना पक्का निशाना लगाना
जो कि रेना ने सुबारू को सिखाया है। अब पूरे फाइट में हम ह्योगो को तो भूल गए थे। ह्योगो पूरे फाइट को पीछे से देख रहा था। ह्योगो ये देखकर कि ट्रायल खत्म ना होने की वजह से अब तक गॉगलिन्स की बॉडी और उनके वेपन जमीन पर पड़े हुए हैं, ये ह्योगो ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इसका भी कोई फायदा उठाकर गॉगलिन किंग को हराएगा। वो बड़ा ही चौंक गया कि एक ऐसा प्लेयर भी मौजूद है जो सिस्टम को ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो सिस्टम जो कि लोगों को मारने से पहले बिल्कुल भी तरस नहीं खाता। वो वेपन जो प्लेयर्स को मारने के लिए सिस्टम ने बनाए हैं वो ही ये बंदा इस्तेमाल कर रहा है। अब अगर हम सुबारू के बारे में सोचें तो वो गॉब्लिन्स को स्वॉर्ड से कट कर रहा था, जो कि इतना ज्यादा स्वीटली था जैसे कि वो मक्खन को काट रहा हो। ये एक स्किल से ह्योगो उसका इतना बड़ा फैन बन गया कि अब वो टारगेट के वीक पॉइंट को पिन पॉइंट की तरह मार सकता है, वो भी बड़ी दूर से। अगर एक शब्द में वो सुबारू को डिस्क्राइब करे तो सुबारू एक जीनियस है। और आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और तुम चाहते हो इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।